हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, दिस इज अ सीरीज ऑफ 1.5 ईयर करंट अफेयर्स, जिसके अंदर हम प्रीलिम्स 2025 करंट अफेयर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस सीरीज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर हम आपको करंट अफेयर्स ना केवल पढ़ाते हैं बल्कि याद भी कराने की कोशिश करते हैं टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू, राइट। चलिए, दिस इज लेक्चर नंबर 57। इससे पहले 1 से लेकर 57 लेक्चर तक आपको देखना होगा। अगर कोई बच्चा पहली पहली बार इसको स्टार्ट कर रहा है तो बच्चों, मैंने 2 मैराथन सेशन बना दिए 1 से लेकर 50 लेक्चर तक के। आप उन मैराथन सेशंस को देख सकते हैं, मैराथन सेशन 1 और 2। इन दोनों मैराथन सेशन को देखो और अपना जीवन खुशहाल बनाओ। प्रीलिम्स की टेंशन भूल जाओ, करंट अफेयर्स की टेंशन, बिकॉज इसके अंदर डिटेल के अंदर हो रहा है। अभी आप टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर रहे होंगे बहुत सारी, तो आप देखेंगे टेस्ट सीरीज में भी काफी क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर्स में से ही पूछे जाएंगे। कोई सी भी टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करो, आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, ये करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है, बट इसके अंदर जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना कर पाओगे, ठीक है, तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको ये करंट अफेयर्स एक तरह से डिटेल के अंदर देखकर समझने होंगे और उसके बाद फिर एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। अब मेरे को पता है आप लोग तो करोगे नहीं, तो मैंने इसके अंदर डेली एमसीक्यू सीरीज निकाली है, ठीक है। कल ही स्टार्ट होनी थी पर कल किसी टेक्निकल रीजन से स्टार्ट नहीं हो पाई, तो अब 7 PM पर ये सीरीज स्टार्ट होगी, राइट। आज 7 बजे सभी बच्चे बिल्कुल अपनी कॉपी किताब लेकर आ जाइएगा। मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दूंगा, आपको सॉल्व करना होगा। कुछ टाइम दिया जाएगा आपको, जैसे 30 सेकंड का टाइम, और उसके अंदर फिर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं कितने सारे कितने बच्चे अच्छा स्कोर कर पाते हैं उसके अंदर, राइट। इसके अलावा मॉड्यूलर कोर्स है बच्चों, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे। दिस इज द बेस्ट कोर्स, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत रिसर्च करके आपको पढ़ाया जा रहा है। और प्रीलिम्स 2025 के लिए दिस इज द बेस्ट कोर्स ऑफ ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसके अंदर कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस है। डेली एमसीक्यू सेल्विंग शीट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जैसे 1 से लेकर 15 लेक्चर तक अभी हो गए, तो हमने इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 100+ क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व कर लिए। इसके अलावा आप देखेंगे, इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके लिए हम वीकली टेस्ट भी लेकर आए हैं। इसके अंदर वीकली टेस्ट है, वीकली टेस्ट के अंदर 30 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो 30+30, तो अभी तक हमने 15 लेक्चर कराए हैं। तो आप यहाँ पर देखें, हमने इसके अंदर 160 क्वेश्चंस कर लिए हैं। सोच कर देखो, मैंने कहा था आपको 300 क्वेश्चन कराऊंगा, अभी 15 लेक्चर के अंदर ही 160 कर लिया है, राइट। ये थोड़ा लंबा कोर्स चलेगा, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर मैं डिटेल के अंदर पढ़ा रहा हूँ, पूरा का पूरा रिसर्च करके पढ़ा रहा हूँ। तो दैट इज गोइंग टू इम्पोर्टेंट। तो आप 300 से लेकर, मतलब आप आराम से 500 क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर पाएंगे, राइट। चलिए, ड्रैगन फ्लाई मशीन। ड्रैगन फ्लाई मशीन क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो देखो, ड्रैगन फ्लाई मशीन मतलब एक ड्रैगन ने क्या करा, नशा कर लिया, नशा। नशा कर लेते हैं ना, नशा, वैसे एक ड्रैगन ने नशा कर लिया और नशा करके वो उड़ने लगा, ठीक है। दैट इज नोन एज ड्रैगन फ्लाई मशीन। और उस ड्रैगन ने, पता है घड़ी किसकी पहन रखी थी? किसकी पहन रखी थी सर? टाइटन की घड़ी पहन रखी थी। तो एक ड्रैगन उड़ रहा है, ऐसे सोच को, नशा देखकर, ठीक है, नशा करके इधर उधर घूम रहा है, झूम रहा है इस तरह से, ठीक है। उसने टाइटन की घड़ी पहन रखी है, राइट। तो ड्रैगन फ्लाई मिशन समझ में आ गया। इसके अंदर आप याद कर लिए, नशा से करेगा नासा, और नासा ने इसको अनाउंस करा है, ड्रैगन फ्लाई मशीन को सैटर्न्स मैसिव मून के ऊपर पहुंचेगा, ठीक है, दैट इज टाइटन के ऊपर। विल बी लॉन्च इन 2028 के अंदर ये लॉन्च होगा। अभी इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, दैट्स वाई इट इज इन द न्यूज, ठीक है। तो आप देखो 2028 के अंदर ये लॉन्च होगा, इस तरह से इसके अंदर बोला जा रहा है, राइट। तो पहले ये था कि 2026 के अंदर लॉन्च होगा, राइट। 26 में लॉन्च होगा, और ये कहा गया कि 26 में लॉन्च होगा, मतलब यहाँ से उड़ेगा ड्रैगन टाइटन की घड़ी पहनकर। और टाइटन पे जो पहुंचेगा ना, टाइटन पे वो थोड़े लंबे समय बाद पहुंचेगा। पता है कितने साल लगेंगे उसको? 2034, ऐसा इसका ये मिशन था। बट अब कह रहा है कि इसको 2028 के अंदर लॉन्च करेंगे, क्योंकि उसने ज्यादा नशा कर लिया है ना। वो जो था ना ड्रैगन, उसने ज्यादा नशा कर लिया, तो बोला भैया अभी तो उड़ने की स्थिति नहीं है, 2028 में उड़ेंगे। देखो, विल बी लॉन्च इन 2026, पहले ऐसा था 26 में लॉन्च होगा और लैंड होगा 2034 के अंदर। तो अब ये 2028 के अंदर लॉन्च होगा और लैंड होगा 2036 के अंदर, राइट। ये याद कर लेना। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नसा, नासा, ठीक है ना। मैं हमारे है ना एक पहले ना एक एम्प्लॉय काम करता था विजन के अंदर, तो वो है ना नासा को बोलता था नस्सा, 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 ठीक है। तो हमको समझ में नहीं आया एक बार कि क्या बोल रहा है, राइट। फिर पता लगा ये नशा, इससे मेरे को याद आया नशा। तो ड्रैगन को पिला दो और वो उड़ने लगेगा, ठीक है। और इसके बाद वो टाइटन की घड़ी पहने हुए, ये ऐसे याद कर लोगे तो सब हो जाएगा। प्लान्स टू फ्लाई ड्रोन कॉप्टर टू सैटर्न्स लार्जेस्ट मून टाइटन, ठीक है। फर्स्ट टाइम नासा विल फ्लाई ए मल्टी रोटर व्हीकल। मल्टी रोटर व्हीकल ये कर रहा है, फ्लाई कर रहा है फॉर साइंस ऑन अदर प्लेनेट, किसी और प्लेनेट के ऊपर मल्टी रोटर व्हीकल को सबसे पहली बार ये इसके अंदर कर रहा है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये है देखो,
ये लग भी रहा है ना मधुमक्खी जैसे, ड्रैगन फ्लाई मधुमक्खी जैसा चल लग रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में हम समझ ले। इट इज द फोर्थ मिशन ऑफ द नासास न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम। न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम जो था नासा का, उसके अंदर पहला मिशन ये है न्यू हॉरिजन्स। ठीक है, आप बताओ न्यू हॉरिजन्स कहाँ पर गया हुआ है? ठीक है, न्यू हॉरिजन्स किस किस प्लेनेट के ऊपर है? जूनो किस प्लेनेट के ऊपर है? ओरिसिस रेक्स, ये ओरिसिस रेक्स क्या है? ठीक है, ये आप तीनों बताएं। तीनों मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा रखे हैं आपको, राइट? तो ये फोर्थ मिशन है, फोर्थ न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम का, एनएफपी का ये फोर्थ मिशन है, दैट इज नोन एज मिशन ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, चलो थोड़ा मैं ही बता देता हूँ उनके बारे में, न्यू हॉरिजन के बारे में, जूनो के बारे में, और ओसिरिस ओसिरिस रेक्स के बारे में। ठीक है, ये इनके बारे में एक एक लाइन समझ लो। न्यू हॉरिजन्स जो है ना, मिशन टू द प्लूटो एंड कुपियर बेल्ट। ठीक है, कुपियर बेल्ट जो है और प्लूटो, उसके ऊपर जाने का मिशन जो है वो न्यू हॉरिजन है, राइट? वो 2006 के अंदर लॉन्च हुआ था, राइट? इसी तरह से 2011 के अंदर मिशन टू स्टडी जुपिटर्स एटमॉस्फेयर, जुपिटर, जूनो, जूनो मतलब जुपिटर। ठीक है, जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड, इंटीरियर स्ट्रक्चर, ये सब चीजें देखने के लिए ये जूनो मिशन यहाँ पर लॉन्च हुआ था। और इसी तरह से ओसिरिस रैक्स, ओसिरिस रैक्स एक एस्ट्रॉयड बेनू, आपको पढ़ाया था मैंने ये एस्ट्रॉयड बेनू, वैसे तो सारे पढ़ा रखे हैं आपको, 1 से लेकर 54 लेक्चर के बीच में कहीं मिल जाएंगे आपको ये। एस्ट्रॉयड बेनू जो है, ये क्या है? ये एक तरह से सैंपल कलेक्ट करना है एस्ट्रॉयड बेनू के ऊपर से। ठीक है, दैट इज नोन एज ओसिरिस रैक्स। ठीक है, और ड्रैगन फ्लाई ये जो अपना है, तो ये चार मिशन है। चार मिशन के ऑब्जेक्टिव ऐसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट? मतलब मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि भाई ओसिरिस रैक्स मिशन किससे रिलेटेड है, ड्रैगन फ्लाई किससे रिलेटेड है, ठीक है, और जूनो मिशन किससे रिलेटेड है, न्यू हॉरिजन्स। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, बहुत इजी होते हैं, बट आते हैं तो आते हैं, नहीं तो फिर नहीं आते हैं आपको फिर वो। ठीक है, तो ये है कि आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि ये जो है जो ड्रैगन फ्लाई मिशन है, ये एक तरह से न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम का मिशन है। और न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम जो है वो, इसके अंदर चार मिशन है। ठीक है, और चार मिशन में पहला है न्यू हॉरिजन, दूसरा है जूनो, तीसरा है ओसिरिस रेक्स, और चौथा है ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, तो अब टाइटन के बारे में समझते हैं कि टाइटन क्या है। देखो, इट इट विल इन्वेस्टिगेट, ये अभी ड्रैगन फ्लाई जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करेगा टाइटन को। टाइटन क्या है? टाइटन एक तरह से मून है, किसका? सैटर्न का, सैटर्न का मून है ये, राइट? इट विल इन्वेस्टिगेट टाइटन्स एटमॉस्फेरिक एंड द सरफेस प्रॉपर्टी, इट्स सबसरफेस ओशियन एंड लिक्विड रिजर्वायर को देखेगा, एंड विल आल्सो सर्च फॉर द केमिकल एविडेंसेस ऑफ द पास्ट लाइफ, कि पास्ट में कोई लाइफ का केमिकल एविडेंस है क्या, ये भी इसके अंदर देखेगा, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, सेकंड। आजकल मौसम ऐसा चल रहा है, ज्यादा पहन लेते हैं तो गर्मी लगती है, कम पहनते हैं तो सर्दी लगती है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। चलो, टाइटन, टाइटन को हम समझते हैं अब टाइटन क्या है, राइट? तो टाइटन अगर हम देखेंगे तो सैटर्न के ऊपर है ना बहुत सारे मून्स है। ठीक है, जैसे अर्थ के अंदर मून है ना, वैसे सैटर्न के अंदर भी बहुत सारे मून है। ठीक है, नेचुरल मून्स। और इसके अंदर सैटर्न के अंदर एक मून है, दैट इज नोन एज टाइटन। और ये सैटर्न का सबसे बड़ा मून है ना? अर्थ का तो एक ही मून है, सैटर्न के पास भगवान ने बहुत सारे मून्स दिए हैं, और ये टाइटन जो है ना, ये सबसे बड़ा मून है अर्थ का, वो सैटर्न का, राइट? और अगर हम सोलर सिस्टम का देखें तो सोलर सिस्टम का ये सेकंड लार्जेस्ट मून है। तो बच्चों मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, फर्स्ट लार्जेस्ट मून कौन सा है सोलर सिस्टम का, पूरे सोलर सिस्टम का देखें तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सैटर्न के अंदर बहुत सारे मून्स हैं, पर उन मून में से एक मून जो है, ठीक है, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा मून है, ठीक है, दैट इज नोन एज सैटर्न। इस सोलर सिस्टम में बहुत सारे मून्स होंगे, तो सबसे बड़ा मून बताओ, क्योंकि सैटर्न, सैटर्न के ऊपर जो मून है दैट इज नोन एज टाइटन। टाइटन जो है वो तो सेकंड लार्जेस्ट मून है, राइट? तो देखो, टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द सैटर्न एंड द सेकंड लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। अब इसके अंदर टाइटन के अंदर ये बोला जाता है कि भाई टाइटन की घड़ी में ना पानी चला गया, ऐसे याद करो, टाइटन की घड़ी में पानी चला गया। ठीक है, तो बहुत सारी लिक्विड रिवर्स यहाँ पर मिलती है अपन को। ठीक है, यहाँ पर लेक्स भी है, यहाँ पर सीज भी है इसकी सर्विस पे। ठीक है, बट ये जो है लिक्विड रिवर, लिक्विड लेक, लिक्विड सीज, इसके अंदर पानी नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? इसके अंदर है मीथेन, इसके अंदर है और कोई मतलब तरह तरह के हाइड्रोकार्बन, जैसे इथेन, इथेन, राइट? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह के हाइड्रोकार्बन है लिक्विड फॉर्म के अंदर। अच्छा सर, यहाँ पर नदियाँ किसकी बहती है? नदियाँ यहाँ पर पानी की नहीं बह रही है, यहाँ पे मीथेन की, इथेन की, इनकी नदियाँ बढ़ रही है, मतलब हाइड्रोकार्बन की नदियाँ यहाँ पर बढ़ रही है। तो देखो, इट हैज लिक्विड रिवर्स, लेक्स, सीज ऑन इट्स सरफेस, दो दिस कंटेन्स हाइड्रोकार्बन्स लाइक द मीथेन्स, इथेन्स, नॉट द वाटर। ठीक है, तो लिक्विड तो इसके अंदर बहुत मिलता है, पर पानी नहीं मिलता है, राइट? दूसरा अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत मिलती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो,
टाइटन्स एटमॉस्फेयर इज मेड मोस्टली ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्योंकि भारी गैस होती है लाइक अर्थ, बट इज 4 टाइम्स डेंसर। यहाँ पर और ज्यादा डेंसिटी इसकी है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की डेंसिटी जो है वो अर्थ पे जो डेंसिटी है उससे बहुत ज्यादा डेंसिटी यहाँ पर है, मतलब आप देखेंगे 4 टाइम्स डेंसर है। अनलाइक अर्थ इट हैज क्लाउड एंड रेन ऑफ मीथेन। जैसे हमारा जो पानी का क्या होता है, हमारे यहाँ पर देखो पानी होता है वो इवेपोरेट करता है, इवेपोरेट करके ऊपर क्लाउड फॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है? दिस इज क्लियर। यहाँ पर क्या है, मीथेन है, तो मीथेन के क्लाउड्स यहाँ पर मिलेंगे अपन को। यहाँ पे रेन भी होती है, वो मीथेन की रेन होती है, राइट, टाइटन के अंदर। तो टाइटन इज ओनली सैटेलाइट इन अवर सोलर सिस्टम नोन टू बी ब्लैंकेटेड बाय द डेंस एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर बहुत सारा डेंस एटमॉस्फेयर, डेंसिटी बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे डेंसिटी तो बहुत कम है एटमॉस्फेयर की। एयर को अगर हम लेंगे तो एयर को उठाकर देखेंगे तो उसके अंदर डेंसिटी बहुत कम मिलेगी, राइट। पर यहाँ पे इसकी एयर उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, सीसीओ। सीसीओ पे एक बार 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था, है ना, सीसीओ क्या है, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपको थोड़ा भी आपने पढ़ा होता तो आप कवर कवर कर सकते थे इसको। ठीक है, देखो भाई, कोल इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। भारत के अंदर तो कोयला ही 70% जो है एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। तो कोयला किस ग्रेड का है, कहां पर है, कैसे है, उसको रेगुलेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना। तो यहां पर देखो, अभी एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म 2001 के अंदर, 2001 के अंदर एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म यहां पर एस्टेब्लिश करा गया था, दैट इज नोन एज सीसीओ। ये कोयले का कंट्रोलर है। ठीक है, कोयला कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरह से एक ऑफिस है बच्चों, ऑफिस है। और ऑफिस जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर एक ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर। इस ऑफिस का काम क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, पर ये समझो अभी इसके अंदर रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है कि भाई नए नए जमाने के हिसाब से इसको रिस्ट्रक्चर करा जाए। ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसकी अप्रूव दे दिया, अब इसके अंदर रिस्ट्रक्चरिंग होनी है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। तो देखो, कोल कंट्रोलर ऑफिस, इट ऑर्डर टू अलाइन द ऑर्गेनाइजेशन विद द करंट सिनेरियो इन द कोल सेक्टर, द मिनिस्ट्री ऑफ कोल फॉर्म्ड ए कमिटी टू रिव्यू द फंक्शन ऑफ द कोल कंट्रोलर ऑफिस। कोल कंट्रोलर ऑफिस, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर एक सब ऑर्डिनेट ऑफिस है ये, राइट। और ये क्या करता है, ये सारा का सारा जो भी कोल प्रोडक्शन हो रहा है ना भारत के अंदर, जो भी कोल प्रोड्यूस हो रहा है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट भी कर रही है कोल का प्रोडक्शन, ठीक है, और प्राइवेट, सरकारी भी कर रही है और प्राइवेट भी कर रही है। इन दोनों का कोल का प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसको एक तरह से क्या रहा है, उसकी स्टैटिस्टिक उस यहाँ पर रखता है, उसका डेटा यहाँ पर रख रहा है। और डेटा के हिसाब से कुछ रेगुलेशंस भी क्रिएट कर रहा है, ये हम बताएंगे। तो भारत के अंदर कोयला बहुत सारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, किस ग्रेड का प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब चीजें देखने का काम जो है कोल सीसीओ करता है, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखो, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन इज सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इट कलेक्ट्स एंड मेंटेन्स कोल प्रोडक्शन डेटा ऑफ ऑल द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर कोल माइंस इन द कंट्री। द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड ऑन द मंथली बेसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मंथली बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, और प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट जो भी कोल प्रोड्यूस कर रहा है उन दोनों के लिए है, राइट। अब इसके ये देखो, ये इसके कुछ फंक्शंस हैं जो इसकी वेबसाइट के ऊपर दे रखे हैं, है ना, वेबसाइट के ऊपर ये फंक्शन दे रखे हैं। इन फंक्शंस पे से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूपीएससी के अंदर, तो देखो अपन देख लेते हैं। ये इसका ये है कि इंस्पेक्शन करता है कि किस क्लास का कोल प्रोड्यूस हो रहा है, किस ग्रेड का हो रहा है, किस साइज का कोल प्रोड्यूस हो रहा है, उसका इंस्पेक्शन करता है। ऐसा हमको, ऐसा नहीं कि हम जो बोलेंगे कि किसी ने कोई कोयला निकाला, बोला ये तो ये वाले ही ग्रेड का कोयला है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं, ये देखता है उसके अंदर, वो देखता है कि भाई हाँ सही में उसी ग्रेड का है क्या, उसी क्लास का है क्या। फिर डायरेक्टिव्स इशू करता है फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ग्रेड्स ऑफ द कोल ऑफ ए सीम माइंड इन ए कोलिरई। ठीक है, तो जो भी एक माइन होता है तो उसके अंदर कौन सा ग्रेड आपको निकालना है, ठीक है, उसका मेंटेनेंस ग्रेड का, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर डायरेक्टिव्स करता है। इट इज एन अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी भी है। इन केस अगर मान लीजिए कंज्यूमर और ओनर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अराइजिंग आउट ऑफ कि भाई इसने मेरे को, कंज्यूमर ने ऐसे बोला मेरे को इस फलाना ग्रेड का, एक्स ग्रेड का कोल देना, उसने उसको वाई ग्रेड का कोल दे दिया। अब ये दोनों लड़ मरे, यार ये कोयला तो एक्स ग्रेड का मांगा था मैंने, तूने वाई ग्रेड का दे दिया। तो फिर ये किसके ऊपर जा सकते हैं, सीसीओ के पास जा सकते हैं। सीसीओ चेक करेगा उसको और बताएगा हाँ भाई ये तो सच में ही वाई ग्रेड का है। ठीक है, टू रेगुलेट डिस्पोजल ऑफ द स्टॉक ऑफ द कोल और एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ द कोल इन द कॉलेरी। ठीक है, फिर इसके बाद क्वालिटी सर्वेलेंस करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ द ग्रेड। टू ग्रांट रीओपन और रीओपन परमिशन ऑफ द कोल माइन, कोल माइन को ओपन करने की या फिर रीओपन करने की परमिशन वो ग्रांट करता है। असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटीज लेविड ऑन ऑल द रॉ कोल रेज्ड एंड डिस्पैच्ड
और फिर लास्ट के अंदर आप यहाँ पर देखिए सबमिशन ऑफ मंथली कोल डेटा, मंथली कोल डेटा ये सबमिशन करता है, तो मंथली डेटा ये देता है, ये बात है। अपीलेट अथॉरिटी ये है, ये एक तरह से डायरेक्टिव इशू करता है कि किस तरह से आपको मेंटेनेंस करना है ग्रेड ऑफ कोल का, कोल किस ग्रेड की होगी। मान लो ये आप और मैं लड़ लिए, ठीक है, आपने कहा कि मैंने तो आपसे एक्स ग्रेड का कोल मांगा था, आपने वाई ग्रेड का दे दिया, तो उसके अंदर फिर ये अपीलेट अथॉरिटी की तरह बिहेव करता है। आई होप दिस इज क्लियर। कोई कोल माइन खुलनी है, ठीक है, तो खुलनी है, रीओपन होनी है, उसके बारे में ये बात करता है, राइट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट इज अवर आईएमडी। आईएमडी ने, अभी इसकी वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वेबसाइट खोलते ही इसका ये आएगा मैंने 150 साल पूरे कर लिए, बधाई दो मेरे को, ठीक है। तो आईएमडी जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना, वो क्या कर रहा है, उसने 150 साल पूरे कर लिए अभी। तो इस एवज में वो बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाल रहा है, ठीक है, और वो सेलिब्रेशन कर रहा है उसका, राइट। आईएमडी क्या है सर? मौसम विभाग। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट है तो कोई मिनिस्ट्री भी होगी इसकी, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये, एक तो पहले याद कर लो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आता है, ठीक है। अब इसकी वेबसाइट पे गया ना, तो बड़ी क्लासिकल वेबसाइट थी, इसने हिस्ट्री बता रखी थी कि देखो हिस्टोरिकल टाइम्स में भी हम देखें ना, तो मौसम का अनुमान लगा लेते थे लोग हमारे भारत के अंदर। एंशियंट टाइम में बहुत सारी बातें लिख रखी हैं हमारे फिलोसफिकल टेक्स्ट के अंदर, उपनिषद के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कशन है कि रेन के बारे में, है ना, रेन कैसे होती है भारत के अंदर, सीजनल साइकिल्स इसके बारे में, तो लोगों को पहले भी पता था कि किस तरह से मानसून आता है, क्या एल नीनो होता है, क्या लालीना होता है, ये सब पता था, राइट। अब इसमें ना देखो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ये है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें, एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस क्या होता है, कि किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस से रेन जो होता है, दैट इज वेरी टिपिकल कॉन्सेप्ट, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। रेन जो है बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, ऑनसेट ऑफ मानसून, ठीक है, किस तरह से मानसून आता है, क्या होता है, राइट, लानीना एलनीना क्या इफेक्ट होता है, और बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाया था, इसको पढ़ाया हुआ है ज्योग्राफी के अंदर, बहुत डिटेल के अंदर मैंने मानसून सिस्टम पढ़ाया हुआ है। तो पहले से लोगों को इसकी जानकारी थी, इतनी टेक्निकल चीज की पहले से जानकारी थी, राइट। 5th सेंचुरी एडी के अंदर हम देखें तो वराहा मिहिरास बृहत संहिता, उसके अंदर ये बता रखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रोसेस और ये सब चीजें क्या है, तो ये पूछा जा सकता है भाई, है ना। वराह मिहिरा बृहत संहिता, इसके अंदर क्या बोला गया है, ठीक है, मानसून के बारे में बताया गया है क्या, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रोसेस के बारे में बताया गया है क्या। फिर इसी तरह से कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर भी साइंटिफिक रेनफॉल मेजरमेंट कैसे होता है, एंड देयर रोल इन द मैनेजिंग द कंट्रीज रेवेन्यू एंड द रिलीफ एफर्ट्स, ठीक है। इसी तरह से कालिदास की मेघदूत, मेघदूत इनकी एक रचना है कालिदास की, कालिज्य रचना, ठीक है, कालिज्य रचना मतलब बहुत ही इमोर्टल रचना, राइट। रिटर्न अराउंड 7th सेंचुरी इवन आइडेंटिफाई द ऑनसेट ऑफ द मानसून इन द सेंट्रल इंडिया। कहने की बात ये है, इसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, दैट्स वाई। और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि अर्थशास्त्र में बताओ इसके बाद रेनफॉल मेजरमेंट और इनके बारे में कुछ साइंटिफिक डायमेंशन दे रखा है क्या, या कालिदास की मेघदूत के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके अंदर, राइट। तो यहाँ पे पूरा मानसून को समझा रखा है कि किस तरह मानसून आता है, राइट, क्यों आता है, राइट, इस तरह का पूरा कालिदास की मेघदूत की रचना के अंदर समझा रखा है। और इस तरह से वराह मिहिराज बृहत संहिता जो है उसके अंदर भी रख रखा है, राइट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई बहुत सारे टेक्स्ट हमारे एंशिएंट टेक्स्ट है, उसके अंदर मानसून पैटर्न के बारे में और मेट्रोलॉजी के बारे में बात कर रखी है भारत के अंदर, राइट। चलो, अब ये कब बना सर, आप तो ये बताओ ना, आईएमडी कब बना? भाई एक बार क्या हुआ, कलकत्ता के अंदर बहुत तगड़ा तूफान आया, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एकदम से आया, लोगों को पता नहीं चला, बहुत सारे लोग मर गए, राइट। तो उस वक्त ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे राज कर रहे थे, 1864। तो ब्रिटिशर ने सोचा यार ऐसे तो इसके बारे में तो पता होना चाहिए कि कब ये आ रहा है, राइट, कब साइक्लोन आ रहा है, कब क्या हो रहा है, रेनफॉल कैसे होगी, राइट, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया गया, एक डिपार्टमेंट बनाया गया, वो क्या है, मौसम विभाग, जो अपन कहते हैं ना मौसम विभाग जो है, वो बनाया गया। और मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है, ये दी है, तो पहले से कोई चेतावनी दे दे भाई, एकदम से अगर आएगा तूफान तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन स्ट्रक कलकत्ता इन 1864 फॉलोड बाय द फेलियर ऑफ द मानसून रेन्स इन 1866 एंड 71। 1864 में तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आया, फिर उसके बाद आप देखेंगे 1866 के अंदर, 1864 में ट्रॉपिकल साइक्लोन आया, 66 71 में बहुत तगड़ा एक तरह से मानसून रेन का फेलियर हो गया, ड्रॉट की कंडीशन आ गई। तो ये बोला गया कि भाई को पता होना चाहिए कब बारिश आएगी, कब साइक्लोन आएगा, कब ये होगा, इस साल आएगी कि नहीं आएगी, जिससे पहले से प्रिपेयर हो। तो 1875 के अंदर आईएमडी बनता है।
आईएमडी का ये था कि भाई देखो पूरा साम दाम दंड भेद करके एक बार आप पहले से पता लगा लो, कब रेन ज्यादा आएगी, कब रेन कम आएगी, कब साइक्लोन्स आएंगे, कब क्या होगा, ये सब चीजें बता लो। तो आईएमडी वाज टास्क्ड विद कंसोलिडेटिंग ऑल मेट्रोलॉजिकल एक्टिविटीज अंडर वन अथॉरिटी एंड इट्स हेडक्वार्टर मूव फ्रॉम द कलकत्ता टू शिमला। अब फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसका हेडक्वार्टर का है ना, ये सब वेबसाइट पे दे रखा है। वेबसाइट पे ये भी दे रखा है कि पहला जो डायरेक्टर जनरल था, ऑब्वियसली पहला डायरेक्टर जनरल जब 1875 के अंदर बन रहा है तो पहला डायरेक्टर जनरल कोई होगा जो अंग्रेजी होगा, सर जॉन इलोइट, हु वाज अपॉइंटेड इन द मे 1889 एट द कलकत्ता हेडक्वार्टर, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये आता है। इट इज प्रिंसिपल एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग और अर्थक्वेक से रिलेटेड सीज्मोलॉजी जो होते हैं उन सब के लिए ये एक प्रिंसिपल एजेंसी है। ठीक है, अब इसके टास्क देख लो भाई, ये इसके टास्क है टू टेक मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, जो मौसमी जो चीजें होती हैं उसकी ऑब्जर्वेशन करें, टू प्रोवाइड करंट एंड द फोरकास्टेड मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर ऑप्टिमम ऑपरेशन ऑफ वेदर सेंसिटिव एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन, शिपिंग, एविएशन, इनके बारे में इनको फायदा रहेगा ना, फिर ये इन लोगों को फायदा रहेगा, है ना, कि शिपिंग इंडस्ट्रीज जो है, इरिगेशन इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उनको पता चल रहा है, पर इरिगेशन जो है, राइट, कि भाई कितना इरिगेशन इस बार देना है किसान को, क्योंकि मानसून तो फेलियर रहेगा पहले से पता चल गया। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये होती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, नॉर्वेस्टर, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म, हैवी रेन्स, स्नो, कोल्ड, हीट वेव्स, इनके बारे में बताता है। टू प्रोवाइड मेट्रोलॉजिकल स्टैटिस्टिक, ठीक है, कहाँ पर वाटर रिसोर्स है, ठीक है, कहाँ पर ज़्यादा रिसोर्स है, कहाँ पे किस तरह से वाटर रिसोर्स को मैनेज करना है। इंडस्ट्रीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड अदर नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज टू कंडक्ट एंड प्रमोट रिसर्च इन द मेट्रोलॉजिकल एंड अलाइड डिसिप्लिन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट बच्चों मेरा ये काम पसंद कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स का सॉल्यूशन, ठीक है, जिसके अंदर हम आपको एमसीक्यू सीरीज भी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। कल से करनी थी पर कल टेक्निकल इशू के कारण हो नहीं पाई। आज 7 बजे सभी बच्चे आ जाना, है ना। लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड पढ़कर आ जाना, बस ये भी बता दिया आपको सिलेबस क्या है उसका। लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड पढ़कर आ जाओ, अपन दोनों लेक्चर्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो अपन सॉल्व कर लेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट इज जॉम्बी वायरस, है ना। जॉम्बी वायरस इन द आर्कटिक कुड ट्रिगर द नेक्स्ट पेंडेमिक वॉन्स एक्सपर्ट, ठीक है। आर्कटिक के अंदर जो भी जॉम्बी वायरस है ना, सर ये जॉम्बी वायरस क्या होता है? जॉम्बी बैंक आपने पढ़ा रखा है सर, जॉम्बी बैंक क्या होता है, ठीक है। जॉम्बी कंपनी भी आपने पढ़ा रखी है। जॉम्बी वायरस क्या होता है ये आपने पढ़ाया तो था सर, 2 साल पहले पढ़ाया था, ठीक है। अभी समझो, आर्कटिक को ट्रिगर द नेक्स्ट पेंडेमिक वांट्स एक्सपर्ट, ठीक है। अब जॉम्बी वायरस क्या होता है देखो, कुछ वायरस जॉम्बी, जॉम्बीज का मतलब क्या होता है? जो मरे हुए होते हैं, मरे हुए जिंदा हो जाते हैं, उसको अपन जॉम्बी बोलते हैं ना। इसी तरह से कुछ वायरस जो होता है ना, वो मरे हुए होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, पर वो फिर जिंदा हो जाते हैं। मरे हुए मतलब कि भाई डिफंक्ट हो गए वो, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि सालों सालों से वो क्या है, बर्फ के अंदर जगे हुए, जमे हुए, परमाफ्रॉस्ट के अंदर जमे हुए हैं। सालों से उनके ऊपर बर्फ पड़ी है। तो बर्फ पड़ी है तो इनके ना वायरस के अंदर मैकेनिज्म होता है कि अगर मान लीजिए एक्सट्रीम कंडीशंस में ये जिंदा रह सकते हैं। हमको बर्फ में गाड़ दो तो हम तो मर जाएंगे, पर वायरस जो होते हैं उनको एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी ये क्या करते हैं, जिंदा रह सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, जॉम्बी वायरस आर दो वायरस दैट कैन रिमेन वाइबल for 10 of thousand of years encased in the frozen soil in the permafrost region which covers nearly 20% of the earth's northern hemisphere। उसके अंदर बहुत सारे वायरस अभी घुसे हुए हैं। अब देखो, बर्फ जमी थी, सालों साल से बर्फ जमी थी, यहाँ वायरस था, ठीक है, यहाँ 3-4 वायरस थे। ये बेचारे एक दूसरे को देख रहे हैं ऐसे, यार कब बर्फ हटेगी, कब हम निकलेंगे, कब बाहर आएगा। भाई तू जिंदा है ना? बोले हाँ जिंदा हूँ। अब ये बर्फ हट गई, मान लो ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ऊपर की बर्फ हट गई, अब ये आके तूफान मचाएंगे। समझ में आ रहा है? वायरस वायरस कैसे तूफान मचाएगा? कोविड ने नहीं मचाया था वैसे, ठीक है। अच्छा, दे हैव द पोटेंशियल टू अनलीश डेडली स्ट्रेन्स ऑफ द डिजीज दैट प्रेजेंट पॉपुलेशन इज नॉट इक्विप्ड टू हैंडल, ठीक है, इतने खतरनाक है ये। द थ्रेट हैज इंक्रीज सिंस राइजिंग टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर राइज हो गया, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जॉम्बी वायरसेस जो है निकल निकल कर भाग रहे हैं, राइट। दिस जॉम्बी वायरसेस ऑल्सो कॉल्ड द मिथुशिला वायरस। मिथुशिला वायरस क्या है? एक तरह से ग्रीक के अंदर एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है। जैसे हमारे पास है ना अश्वत्थामा, वैसे ग्रीक का अश्वत्थामा जो है वो मिथुशिला है, ठीक है, जो कभी मरता नहीं है, मतलब उसकी बहुत लॉन्गेविटी बहुत ज्यादा है। आफ्टर द बिबलिक फिगर, ठीक है, बाइबल के अंदर ही फिगर है, हैव ऑलरेडी, है ना, बाइबल में है, सॉरी बाइबल में है, ग्रीस के अंदर नहीं, ग्रीक के अंदर नहीं है, बाइबल के अंदर है, राइट। तो उसके नाम पर जॉम्बी वायरस को मिथुशिला बोलते हैं, मिथुशिला वायरस, राइट।
आइसोलेटेड बाय द रिसर्चर्स हु हैव रेज कंसर्न अबाउट ए न्यू ग्लोबल इमरजेंसी। न्यू ग्लोबल इमरजेंसी हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे जो होगा अलग अलग तरीके से वायरसेस निकले और अलग अलग बीमारियां बने। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसको ऐसे बोलते हैं 969 ईयर्स तक जिंदा रहा ये, है ना। हमारा तो अश्वत्थामा इससे बड़ा है, अश्वत्थामा इससे बड़ा हो गया, उसको बड़ी पोस्ट मिल गई। क्यों? क्योंकि वो तो अभी तक जिंदा है, राइट। हमारा तो वो तो चिरंजीवी है, ये बहुत जिंदा बहुत समय तक रहा, फिर मर गया। परमाफ्रॉस्ट का मतलब जानते हो, है ना। परमाफ्रॉस्ट तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। परमाफ्रॉस्ट रेफर टू द सॉइल और द अंडर वाटर सेडिमेंट्स दैट हैज बीन एट टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक वो फ्रीजिंग जोन के अंदर है। ठीक है, दैट इज नोन एज परमाफ्रॉस्ट। सम ऑफ द ओल्डेस्ट परमाफ्रॉस्ट हैज बीन फ्रोजन फॉर अराउंड 7 लाख ईयर, 7 लाख साल हो गए। और वो परमाफ्रॉस्ट जो है वो बहुत ओल्डेस्ट परमाफ्रॉस्ट के अंदर है। इट कवर्स अबाउट द 1/5 ऑफ द ग्लोब्स नदर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज कोल्ड, डार्क एंड लैक ऑक्सीजन। दिस मेक्स परमाफ्रॉस्ट एक्सीलेंट एट प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल मटेरियल। बहुत सारे बायोलॉजिकल मटेरियल यहाँ पर प्रिजर्व होकर पड़े रहते हैं। लास्ट ईयर साइंटिस्ट ब्रॉट माइक्रोस्कोपिक वॉर्म्स back to the life after they were frozen in the Siberian permafrost for 46,000 years। इसलिए लास्ट ईयर अपन ने ये पढ़ा भी था, राइट। आपको मैंने बताया था कि अपन ने लास्ट ईयर ये पढ़ा था, राइट। चलिए, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं बच्चों। एक नया इकोनॉमिक्स का कोर्स हमने लॉन्च करा था 2025 के अंदर, ये इकोनॉमिक्स कोर्स खत्म हो चुका है, बट आप रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर देख सकते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट दोनों ई से स्टार्ट होते हैं और दोनों ही बड़ी खराब चीज है, राइट। इससे बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, इस एक तो इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए आजकल, और अतरंगी से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कोर्स पढ़ाया उसके अंदर ऐसा कुछ करने की कोशिश करा है कि ज्यादा से ज्यादा आपके क्या हो, क्वेश्चन सॉल्व हो। तो आप जरूर इन दो कोर्सेज को तो देखो, हो सकता है इन दो कोर्सेज से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी चीजें आपने छोटी मोटी तो पढ़ी रखी है, ये दो कोर्स तो जरूर से जरूर लो, ये तो मस्ट वॉच कोर्स है प्रीलिम्स के अंदर। ठीक, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।